किसी को अदल की बुनियाद पर लाएगा। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वो ये हाँ, कहना वो चाह रहा मालिक हूँ ना कि होता, उसकी वो मर्जी। मालिक ना होता, वो ऐसा होता भाई जैसे किसी मुल्क का जज है, तो जज तो मुल्क का मालिक नहीं है, उसको अदल की बुनियाद पर ही फैसला करना है, इंसाफ की बुनियाद पर। वो फजल नहीं कर सकता, फेवर नहीं कर सकता। इसके बावजूद होता क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूं। आप, मुझे लगता है पाकिस्तान के हैं शायद, नहीं तो नहीं, मैं इंडिया लग से रहा हूँ। है इंडिया से हैं, चलो ठीक है। इंडिया में मान लो एक बंदे को फांसी हो जाती है, ठीक है, तो वो फांसी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद वो कहां जाएगा? प्रेसिडेंट को वो अब रहम की अपील करेगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को रहम की अपील सुनने न सुनने, मानने न मानने का हक है या नहीं है? हम्म। है, हूं नहीं है कि नहीं? देख, हाँ मतलब मेरे को ये पता नहीं ये होता है कि नहीं, मैंने है, ज्यादा लॉ पढ़ा। है, जी उसको जी जी। हक है। जबकि प्रेसिडेंट मुल्क का मालिक नहीं है, उसको तो 5 साल के बाद हट जाना है, कोई दूसरा आएगा, ठीक है। वो मालिक नहीं है मुल्क का, वो मुल्क का सबसे आला पोजीशन के ऊपर है, वो मुल्क का सबसे बड़ा नौकर है। उसको उसको पैसे जो सैलरी मिल रही है वो टैक्स के उससे मिल रही है ना, सबसे जी हाईएस्ट जी। उसकी नौकरी है, ठीक है। वो फजल कर सकता है किस पर? उस मुजरिम के ऊपर कि जिसका जुर्म सुप्रीम कोर्ट तक के प्रूव हो चुका हो। आप उसको यह हक देते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, वो फजल कर सकता है प्रूवन जो क्रिमिनल है उस पर। अल्लाह को जो कि जन्नत का मालिक है, आप उसको यह हक नहीं दे रहे हैं कि वो छोटे बच्चे पर, कि जिसका अभी खाता ही नहीं खुला, उस पर फजल करे। क्यों भाई? नहीं, मैं तो मतलब अगर अल्लाह ने उसको पैदा इसलिए किया है कि वो माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए, तो हम्म फिर बस टेस्ट लेके उसको खत्म करो, फिर उसको जन्नत में क्यों डालना? ये चीज होनी चाहिए ना, ये थी ना। इसलिए कि माँ बाप को आगे भी तो राहत चाहिए ना। अगर माँ बाप को ये पता हो कि भाई ये बच्चा चला गया और अभी ये कभी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा, तो फिर उनका टेस्ट कैसे होगा भाई? सबर तो उनको कभी आएगा ही नहीं। उनको ये कहा जा रहा है कि ये तुम्हारी ये जो फुरकत है, ये जो सेपरेशन है, ये टेम्परेरी है। अगले जन्म में, यानी जब तुम पैदा किए जाओगे दोबारा जन्नत में, ये तुम्हारा इंतजार में होगा, ये तुम्हारी सिफारिश करेगा, ये तुम्हारे साथ रियूनियन वहां होगी। तो वालिदैन इस तरह सबर भी करेंगे और वहां की खुशी भी होगी। लेकिन अगर वहां जाकर भी उनको बच्चा ना मिले तो खुशी कैसे होगी? फिर जन्नत किस काम की? हजरत, इनका सवाल तो प्रॉब्लम ऑफ ईयर से ज्यादा प्रॉब्लम ऑफ गुड लग रहा है मुझे। जी ये बात नहीं नहीं सही नहीं। है। ये ठीक, यहाँ चले, तो सवाल का जवाब हो प्रॉब्लम नहीं गया। है। सवाल का जवाब तो हो गया। ये बताएं एक्स मुस्लिम भाई, उम्र कितनी होगी अभी? भाई मैं 24। 24। 2 महीने हो गए हैं छोड़े हुए। जी नहीं, मैं मेरा कोई ऐसा छोड़ने का, मैंने वो सच बताऊं तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें हैं, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। जैसे कि अभी आपने बोला कि अच्छा चलो, उसको ये सवाल हल हुआ। हाँ मतलब यही है कि उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, यही है यही आपका मतलब है। मैंने उसको रैशनलाइज भी कर दिया है कि अगर बच्चे को वैसे ही खत्म कर दिया जाता तो माँ बाप को जन्नत में पहुंचने के बाद भी सुकून ना होता, जबकि जन्नत सुकून की जगह है, तो बच्चे को नहीं लाया तो जाए। वो बच्चे वाली मेमोरी हटा भी तो सकता है ना, वो तो ऑल पावरफुल है ना। ऐसे जैसे तो वो अगर अगर एक वालिदैन मेरा को ये भाई है। बता दिया जाए इसी दुनिया में कि तुम मरने के बाद, यहाँ तो हटेगी नहीं, मरने के बाद जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हारी बच्चे वाली मेमोरी हट जाएगी, तो इस दुनिया में वालिदैन को कभी सबर आ ही नहीं सकता, उनकी तो दुनिया जहन्नम बन जाएगी। नहीं तो बताना कि मतलब जैसे मेरा भाई है, मेरा भाई अगर जहन्नमी है किसी वजह से, मेरे भाई गुनाह करता है और मैं सवाब करता हूँ और मैं जन्नत में हूँ, तो ये बताया जाता है कि शायद से मैंने सुना था कि अगर मेरा भाई जहन्नम में जल रहा होगा तो मुझे जन्नत में तो सुकून आएगा नहीं, तो खुदा नहीं, क्या बिल्कुल करेगा आएगा, मेरी इसलिए कि आपको ये पता होगा कि आपका भाई जो जहन्नम में जल रहा है ना, वो अपनी हरकतों की वजह से जल रहा है। नहीं बिल्कुल वो ऐसे ही तो सुकून आएगा, सुनिए बता कैसा आता है। ऐसे ही आएगा कि अगर आपका भाई अगर टेररिस्ट बन जाए और जाकर जो है वो बम वम फोड़ दे, तो आप ही खुद खड़े होंगे कि यार इसको गिरफ्तार करो और इसको अदालत में पेश करो, जुर्म साबित होता है तो इसकी फांसी के मौके पर हम खुद खड़े होंगे, ठीक है, नहीं ऐसे सुकून। मुफ्ती साहब, लेकिन मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना कि लेकिन एक बच्चे को अगर फांसी हो रही होगी ना, तो आपको कभी सुकून नहीं आएगा। वालिदैन को माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत औलाद के लिए बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। अगर उनको ये बता दिया जाए कि ये तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है जो चला गया, तो उनकी जिंदगी ही को हेल बन जाना है। और यही वजह है कि एथीस्ट में सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन होता है ऐसी औरतों में, कि जो जिनके बच्चे मर जाते हैं, उनको पता होता है कि भाई मरने के बाद हमें भी मिट्टी मिलना है, वो भी मिट्टी मिल गया, अब जितनी भी जिंदगी है, आगे 20 साल जिएंगे, 40 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, इसमें ये बच्चा हमें ना अभी इस जिंदगी में मिलेगा ना अगली जिंदगी में। ऐसी औरतें सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है। तो एथीज्म और डिप्रेशन दोनों साथ क्यों चलते हैं? इसीलिए चलते हैं कि कोई होप ही नहीं है। अब मीनिंगलेस होगा तो मेरे को पता है, पर मुफ्ती साहब ये बात आ जाती है आगे कि जो
क्योंकि मेरा भाई है वो, ठीक है, चाहे उसने कितना ही गुनाह कर, चाहे वो टेररिस्ट बन जाता है, लेकिन मैं अगर मेरे को ये पता होगा ना कि मेरे सामने उसको जो है क्या बोलते हैं उसको, उसकी खाल खींची जा रही है, तब तो मेरे को देखो सब्र आएगा। मैं अपनी आंखों के सामने थोड़ी ना से सूली चढ़ता हुआ देखूंगा। हाँ ठीक ये है, भी तो है ना। वो बात बिल्कुल सही है। आपके बारे में जो अभी बसारत भाई ने कहा ना कि वाकई यहाँ प्रॉब्लम ऑफ इवल नहीं बल्कि प्रॉब्लम ऑफ गुड है, यानी आपको प्रॉब्लम ये है कि खुदा बच्चे के साथ अच्छा क्यों कर रहा है। भाई प्रॉब्लम तो इस पर होनी चाहिए कि बुरा क्यों कर रहा है। नहीं प्रॉब्लम इस पर क्या क्यों कर रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बुरा भी मत करे लेकिन अच्छा भी मत करे, क्योंकि ये बिना ये ये प्रॉब्लम गुड हो गई ना, प्रॉब्लम ऑफ इवल तो ना हुई। तो मतलब वही अच्छा बात है। करना तो अच्छी बात है ना। तो वो तो अच्छी बात है, पर मैं ये कह सकता हूँ ना फिर जाके कि मेरा तो टेस्ट लिया आपने और उसका हाँ, टेस्ट नहीं लिया, तो मैं तो अगर ये बोलूंगा अगर ना आप जाकर के। अगर आप ये कहते तो ये इंसाफ के खिलाफ इसलिए होता कि जो बच्चा अभी टेस्ट की एज को नहीं पहुंचा उसका टेस्ट कैसे लिया जाए। ठीक, अच्छा, जी जी। कैसे लिया जाए उसका टेस्ट जरा बताएं। तो मैं समझ, तो आप वही तो है ऐसे, इस बच्चे का सिर्फ जो मकसद हुआ। आप अगर ये कहते कि नहीं नहीं उसको टेस्ट की एज तक पहुंचाते था अल्लाह फिर टेस्ट लेता, तो फिर वालिदैन को सवाब कहां से मिलता। जी मैं समझ गया आपकी बात, पर देखो वही है, चलो मैं समझ गया, बस वो आप ये कहना चाह रहे हो कि उसकी मर्जी, वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है आप ये। वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन उसने अपनी मर्जी को भी, उसकी हर मर्जी में हर काम में हिकमत है। वो हिकमत है मैं आपको खोल कर बता रहा हूं, वो तो है ही कि उसकी मर्जी, वो अल हकीम भी है, उसके हर अमल के अंदर हिकमत है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जी जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल था, यही इसी से रिलेटेड, मेरे को आप ये बताइए कि जैसे हमें बताया जाता है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, सबसे बड़ा जो इंसाफ करने वाला वही अल्लाह है। तो मेरे को ये बताइए कि मतलब हमें पढ़ाया जाता है कि अगर हम गरीब का जैसे मैं माल खा लूं या फिर चुरा लूं, मारूं उनको, तो मेरे को जहन्नम जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके लिए उन उन जो जिनका मैंने माल खाया है उनको इंसाफ मिलना जरूरी है ना। तो अगर देखा जाए तो मुझे इसके लिए ज्यादा बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए ना। मतलब जैसे मैंने उनको बर्बाद ही कर दिया, मतलब 5-10 लाख रुपए उन पे थे, मैंने सारे चुरा लिए, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या होना चाहिए कि मैं उनके पैसे वापस करूं या मुझे सजा हो ज्यादा से ज्यादा, मेरे को 3-4 साल जेल में रखो या फिर कुछ भी करो, पर ये तो नहीं होगा ना कि मैं लाखों साल तक, हजारों साल तक जहन्नम में जलता हूँ, ये तो फिर ये भी इंसाफ नहीं हुआ। ठीक, तो एक तो ये कि जो अमल के ऊपर सजा मिलती है, अमल के ऊपर, अकीदे के ऊपर नहीं, ये अमल हो गया है, ठीक है, चोरी करना, डाका डालना, जी ये जी अमल, अमल जी। के ऊपर जो सजा जहन्नम में मिलेगी उसकी उसकी ड्यूरेशन क्या है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कि इतने साल जलेगा, 25 साल जलेगा, 50 साल जलेगा। हाँ, एक ड्यूरेशन तय है, वो अल्लाह के इल्म में है, ठीक है, उसकी कोई ड्यूरेशन कुरान में हदीस में कहीं जिक्र नहीं की गई। इसके ऊपर है कि आपकी प्लानिंग कैसी थी। आपको प्लानिंग ये करनी थी कि नहीं मैं तो गरीब का माल हड़पूंगा, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 100 मरतबा आप ये काम करते रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि जी ड्यूरेशन ज्यादा होगी। एक आदमी ने एक आध मरतबा, 2-4 मरतबा जिंदगी में चोरी कर ली, तौबा नहीं की, उसकी ड्यूरेशन कम होगी। तो इसलिए कोई एक ड्यूरेशन नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अगर आपने किसी के माल की चोरी कर ली, किसी का के यहाँ डाका डाल लिया, आपको मरने से पहले ये ऑप्शन भी है कि आप अपना रिकॉर्ड क्लियर करा के जाएं। क्या है कि जिस आदमी का आपने के साथ करप्शन किया है, चोरी की है, उसको उस चोरी का सामान वापस करें और अल्लाह के यहाँ भी तौबा करें, उससे भी माफी मांग लें। ठीक, ये भी अगर नहीं हुआ तो कयामत के दिन पहले ही आपको जहन्नम में नहीं डाल दिया जाएगा। मान लो आप एक चोर भी हैं लेकिन बहुत नेक चोर हैं, है ना, बहुत जबरदस्त नेकी खूब है, चोरी भी है, तो आपकी जो नेकियां हैं वो उठाकर उसको दे दी जाएंगी। अगर पूरी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, आप भी जन्नत में, वो भी जन्नत में, आपने नेकियां इतनी कर रखी हैं। लेकिन अगर आपने नेकियां कम कर रखी हैं तो आपकी नेकियां उधर और आप जहन्नम में। तो ये आखिरत की जो करेंसी है वो डॉलर यूरो नहीं है, आखिरत की करेंसी तो अमल है, फिर अमल का एक्सचेंज होगा। तो मतलब अगर मेरे अमल भी चलो कम निकले, तब भी मेरे साथ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अगर कम हाँ, निकले, तो मैंने आपके तौबा नहीं अमल कम मांगा, निकले तो अब उससे अल्लाह ताला कहेगा कि भाई तुम इसको माफ कर दो, जिसका आपने हक मारा है। अगर उसने माफ कर दिया तो आप जन्नत में चले जाएंगे, उसने माफ नहीं किया तो आप जहन्नम में जाएंगे। अगर उसने माफ नहीं किया हाँ, तो आप जहन्नम में जाएंगे। और तो जितनी ड्यूरेशन के लिए अल्लाह ताला आपको जहन्नम में रखेगा उतनी ड्यूरेशन आप रहेंगे, उसके बाद जन्नत में जाएंगे। तो मुफ्ती साहब ये बताइए, एक दिन जहन्नम का बहुत नहीं है ये सब करने के लिए, इंसाफ के लिए उसके। मैं कहता हूं कि आपने मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपए की चोरी की,
ठीक है, 1000 रुपए की चोरी की। भाई जी 1000 रुपए में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। एक जी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर 1000 रुपए में भी खाना नहीं खा सकते, उससे ज्यादा है। आपने चोरी कर ली, केस आपका चला गया कोर्ट में, अब आप वहां, आपको 2 साल 3 साल की जेल हो गई। आप ये कहें यार मैं 1000 रुपए 100 रुपए की दिहाड़ी पर भी ये मजदूरी करूंगा, तो भाई मैं 1000 रुपए चंद दिनों के अंदर कमा लूंगा, 10 दिन के अंदर कमा लूंगा और 10 दिन में मैं अदा भी कर दूंगा। उसकी वजह से मुझे 2 साल क्यों सड़ाया जेल के जी अंदर? जी जी तो आप क्या कहेंगे? जी। मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरे को मैंने की तो मैंने थोड़ी सी चोरी है 1000 की, लेकिन मेरे को सजा इतनी बड़ी मिल रही है। मैं यही तो कहना वो चाह रहा हूँ, ये जस्टिस नाइंसाफी तो नहीं हुई ना। जिस लॉ को या जिस मैन मेड लॉ को आप अच्छा समझते हैं, और तो नाइंसाफी तो वहां भी दिख रही होगी आपको। जी जी जी, मैं ये, चलो सही है, मैन मेड तो दिख चलो, रही है। इंसान तो होता ही है बेकार। चलो मैं चलो, तो अब मैं खुदा की अब बात मैं आ रही है अब मैं ना। आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि चोरी की जो सेवेरिटी है या किसी भी जुर्म की जो सेवेरिटी है, वो क्वांटिफाई इस तरह नहीं की जाती है कि आपने 1000 की चोरी की है या आपने लाख की चोरी की है। उसको, उसकी जो सेवेरिटी है उसको जांचा इस तरीके से जाता है कि जिसकी आपने चोरी की है उसको नुकसान कितना जी जी पहुंचा है। जी जी इमेजिन जी करें जी कि एक आदमी की दहाड़ी रोजाना जो है 100 रुपए है, वो इतनी दिहाड़ी कमाता है, बस 100 रुपए ही कमाता है, इससे ज्यादा नहीं। उसके पास जी महीनों की मेहनत करने के बाद उसके पास 1000 रुपए हुए थे, आपने वो चोरी कर ली है। वो 1000 जी रुपए डॉक्टर की फीस भी जा सकती थी, उस 1000 रुपए में दवा भी आ सकती थी, उस 1000 रुपए में 10 काम उसके हो सकते थे, वो सारे के सारे पेंडिंग में चले गए महीनों के लिए। हो सकता है कि उस 1000 रुपए के खोने की वजह से कोई बीमारी उसके बच्चे को हो जाए। तो अब आप देखें, आपके लिए तो वो 1000 रुपए है, उसके लिए तो दुनिया जहां है, तो फिर सजा भी तो जी ऐसी जी। मिलनी चाहिए ना। हाँ मैं समझ गया, मैं वही इसीलिए मैंने गरीब का नाम लिया। तो बस मैं सिविलिटी अभी अल्लाह ताला तय करेगा, ये मैं और आप तो तय नहीं कर सकते। हमें क्या पता कि चोरी करने के बाद उसका बंदे का क्या बना है। उस 1000 मैं रुपए का इम्पैक्ट जो है डोमिनो इफेक्ट के तौर पे भी हो सकता है कि पूरी लाइफ लॉन्ग हो। है कहने को 1000 रुपए, हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने 1 महीने का उनका माल छीन लिया। मैं यही कह रहा हूँ, 1 महीने का मैंने उनका माल छीन लिया, तो मुझे इसके लिए कितनी बड़ी सजा मिलनी मैं चाहिए वही कह ज्यादा रहा से हूँ, ज्यादा। जो आपके नजदीक 1 महीने का है उसके नजदीक वो लाइफ लॉन्ग हो सकता है। इसलिए ये अल्लाह की मर्जी है कि वो आपको कितने दिन डालेगा। वो नहीं नहीं सेविरिटी के ऊपर, उसका जो इम्पैक्ट आपकी चोरी का उसकी लाइफ के ऊपर पड़ा है, जिसके यहाँ चोरी हुई है, उसकी बुनियाद पर तय होगा। जी मैं समझ गया, जी मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि मेरे को पता है कि 1 महीने का ही मुझे माल चुराना है, और मुझे पता है 1 महीने का इसका जो कितना खर्चा आता है दवाई का वगैरह वगैरह। मैंने 1 महीने का चुरा लिया उसको, और उसको 1 महीने का हुआ भी। ठीक है, मान लेते हैं एक चीज पे, मेरे को इस पे कितनी सजा होनी चाहिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ये मैंने पहले ही कहा कि ये मेरे और आपके जज करने का नहीं है, ये खुदा जज करेगा। हो सकता है कि 1 ही सेकंड की हो सकता है 1 मिनट की हो। तो खुदा तो ये कहता है कि तुम्हें आ जाओ, एक जहन्नम का एक दिन भी इतने दिन के तो बराबर मेहनत है वो। करेगा ना, हो सकता है 1 दिन की ना हो, 1 मिनट की हो। ये तो खुदा की मर्जी ना। अच्छा भाई आपकी मजेदार जुर्म बात की ये सेवेरिटी की बुनियाद पर 1 मिनट के लिए उसने यूं डुबकी लगाई अंदर और निकाल लिया, हो गया काम आपका। इतनी देर में रोज मजेदार हो ही बात जाएंगे। ये है मुफ्ती साहब कि जो लोग जन्नत में जाएंगे, छोटा सा अमल, छोटे से वक्त के लिए अमल करके जाएंगे, इटर्निटी तक जन्नत मिलेगी। उस पे आप सवाल नहीं करते कभी इटर्निटी की मैं सर जन्नत में सर क्यों उस हासिल पे कर भी रहा सवाल है, सर उस पे भी सवाल है मेरा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जहन्नम पे, मैं तो कहता हूँ हाँ भी, क्योंकि यही बात, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इंसान इतना सा अच्छा काम करता है, तो उसे इतनी बड़ी चीजें क्यों दी जा रही है? इतना डिजर्व नहीं करता वो? मेरा तो ये भी सवाल है सर। आपने, आपकी तालीम क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस से मतलब पढ़ रहा हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं मेडिकल उसमें हूँ। उसमें, किसमें? नहीं मैं बताना नहीं चाह रहा, मतलब मैं ऐसा, मतलब मैं फार्मेसी में भाई हूँ। मेडिकल स्टूडेंट इंडिया में लाखों नहीं करोड़ों हैं, आपकी आइडेंटिटी कैसे जी रिवील हो जाएगी? नहीं, मतलब इससे मतलब जानना क्या चाहते हो आप मेरे को, ये बता, तो मैं मैं वो बताऊंगा बता। अभी क्या निकल कर आएगा सामने। आपकी आपकी आप कर क्या रहे हैं? फार्मेसी सर मैं, बोला इन्होंने। जी। चलो चलो, कितने साल की डिग्री है? अ, अभी 2 साल बच रहे हैं और। अच्छा, 2 साल कर लिए होंगे, 4 साल है ना? हम्म। ठीक। 4 साल की आपकी मेहनत है, दिन रात की तो मेहनत है नहीं। दिन में बहुत से हम्म। बहुत बहुत की आपने तीर मार ली, 8 घंटे पढ़ लेते होंगे। नहीं मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ते ही बिजनेस। नहीं है, चलो भाई बहुत अच्छी बात। ये पढ़ते ही नहीं है। हमारे, अच्छा हमारी किस्मत में तो ऐसे ऐसे एक्स मुस्लिम पढ़े हुए हैं। तो चलो नहीं मैं सिर्फ उसकी बता रहा हूँ, मैं मतलब इसीलिए बहुत चीजों में चोरी पढ़ता हूँ ठीक है, सर। ठीक है, ठीक पढ़ते है। ही नहीं है, इसीलिए 4 चोरी के साल बारे में में पूछ रहे आपने हैं। बगैर पढ़े कोई एक आध डिग्री मान ली, ठीक। उसकी ठीक है ठीक बुनियाद है। पर आपको एक सैलरी मिली हर महीने। आपकी उम्र मसलन 90 साल है, 90 साल तक आप जिए, हर महीने जी आपको मसलन 30,000 रुपए की सैलरी मिली। ठीक है, जी कैलकुलेट जी। कर लो कि अभी आप मसलन 25 साल की उम्र में आपको वो सैलरी मिल जाती है, और 30,000 रुपए हर महीने या 25,000 रुपए हर महीने कितने महीने आए? तो आपने टाइम लगाया कुछ नहीं,
ठीक, 4 महीने नाम को, और आप खा रहे हैं 90 साल तक। तो यहाँ ये आप सवाल क्यों नहीं करते कि यार ये तो इंसाफ नहीं हुआ, सिर्फ 4 साल की मेहनत नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए वो सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टडी पीरियड को शॉर्ट रखते हैं, और जो स्टडी पीरियड का जो नतीजा निकलता है वो हमेशा लॉन्ग होता है। अगर 4 साल की मेहनत से सिर्फ 4 साल ही फल मिले ना, तो कोई भी आदमी 4 साल मेहनत ना करे। ठीक, इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है वो चाहे 10 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल हो, वो एक बहरहाल लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। उसमें हम जो मेहनत करेंगे उसका नतीजा वैसा निकलना चाहिए कि जिसकी वजह से हम मेहनत करने पर आमादा हों। अगर हमें यहां से ये बता दिया जाए, या ये होते कि भाई तुम करो मेहनत 90 साल की उम्र तक के, मरने के बाद फिर 90 साल जियोगे, फिर मर जाओगे। अब उसके बाद बंदा सोचेगा कि यार मुझे नेमत मिली सिर्फ 90 साल की, इतनी सारी नेमत है और उनको भी छिन जाना है, तो अभी जन्नत में जाकर फायदा क्या हुआ? आदमी इसी गम में रहेगा कि ये नेमत मेरे से छिनने वाली है। सर मैं यही बता रहा हूँ आपको। मैं यही बोलने वाला था कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना तो मुझे इससे कुछ उम्मीद है। मैं अपने फादर का बिजनेस करता हूँ और मुझे 30,000 की नौकरी नहीं मिलेगी जो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है, और मुझे नहीं मिलेगी, नहीं मेरे को चाहिए। एक जनरल बात हो रही है। जी मैं समझ गया, पर मेरे को उससे भी कोई, आप कह रहे हो ना कि आप यहाँ सवाल नहीं करते, मैं तो कर रहा हूँ वहां पे भी सवाल, लेकिन एक फिलोसफर गुजरे हैं हजरत 80s-19 में, उनका नाम नहीं मुझे याद, पता नहीं अजीब सा नाम है। उनको दुनिया का जो है वो सबसे हिस्ट्री का जो है सबसे उदासीन फिलोसफर कहा गया है। उस बंदे ने कहा कि सबसे अच्छे वो लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए, उसके बाद वो लोग हैं जो पैदा होके मर गए, और सबसे बुरे लोग हैं वो जो जिंदा हैं अभी, जैसे कि हम सब लोग। उसका नाम हिस्ट्री में आता है सबसे उदासीन। हमारे इन मुर्तद भाई के नजदीक सबसे अच्छे वही लोग हैं जो पैदा नहीं हुए। आप उन्हीं की तारीफ करें। आपके सवाल बहुत होंगे मेरे भाई, एक बात सुनिए, लास्ट कमेंट कर लें, वरना गुफ्तगू तो आपके साथ चलती रहेगी। और मुझे ऐसे लोगों से गुफ्तगू करना अच्छा लगता है कि जिनके बारे में मुझे लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। बस नीयत सही होनी चाहिए। नीयत जो है अगर आपकी गलत है, आपकी नीयत समझने की नहीं है, टाइम वेस्ट करने की है, तो फिर जाहिर है कि कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपके साथ गुफ्तगू पब्लिक प्लेटफॉर्म के बजाय प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। और फिर चाहे हम उस गुफ्तगू को पब्लिक कर दें वो अलग बात है। क्यों? इसलिए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में बहुत सी मर्तबा ये नफ्स बीच में आ जाता है कि यार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप मुझे एक जेन्युइन बंदा लग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके साथ कभी गुफ्तगू हो और आपके जो भी शुबुहात हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर किया जाए। उस वक्त तक आप अपने कॉलेज की यानी किताबें ना पढ़ें, कोई मसला नहीं, हमें उससे कोई बहस नहीं। आपके अब्बा का बिजनेस है, वो आप चलाइएगा, लेकिन इस्लाम की किताबें पढ़ें तो आप समझें। ये जो स्ट्रीमें आप गैर मुस्लिमों की या इन मुर्तदों की देखते हैं, इनसे आपको इल्म हासिल होने वाला नहीं है। यही आपके डाउट्स का सोर्स है। चलें जी, अगले बंदे को लें। ठीक है मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैक स्टेज खाली कर दे भाई। प्राउड मोदी मीडिया। जी भाई। जी सर जी, जय श्री राम। जी जी। तो कैसे हैं आप लोग, सभी लोग? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। तो सर जी, आप लोग का स्ट्रीम के लिए काफी देर से मैं वेट कर रहा था। वैसे तो जी काफी सारा डाउट्स था। वैसे भी आप लोग मोदी मीडिया करके काफी सारा ऑब्जेक्शंस वगैरह आते रहता है। एक्चुअली क्या उसमें सभी तो अच्छा ही जा रहा है, बात वगैरह सभी अच्छा ही जाते रहता है, या तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है इसको एक प्रेडिक्शन को मान के बैठे हैं और एक रिलीजन को जैसे आप लोग मान रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहने का मतलब तो यही है, काफी सारा बात में आप लोगों का जैसे गोदी मीडिया करके आप लोग ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। नहीं करते। नहीं, आप बहुत प्योर भाई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो बहुत महान लोग हैं भाई। जी बिल्कुल, ये बात में तो सत्यता है। हाँ, बस बात खत्म हो गई भाई। तो अभी हमें तो आप लोगों से बहुत डर लगता है, हम नहीं बात करते आपकी। क्यों सर? भाई आप लोग महान ही इतने डर लगता है। हमें लगता है क्या करें? सच्चाई से डरने की जरूरत क्या है सर? अब जो भी है बहरहाल डर लगता है, इसलिए आपकी तो हम बात करते ही नहीं है। क्यों सच्चाई से क्यों डरना सर? आपकी तो हम बात से नहीं, चर्चा से डर रहे हैं। चर्चा से कोई बात नहीं है, वो हमारा मसला है। ये चर्चा से तो अब आप ये बताएं कि हमारे मौजू पर आपको कुछ बात करनी है या वैसे ही टाइम पास के लिए आए हैं? नहीं, ऑब्वियसली टाइम पास के लिए नहीं। हम तो जस्ट
आपका रिलीजन को समझना चाहते हैं, हकीकत क्या है, या फिर हम लोग ड्रीम को मान क्यों बैठे हैं एक्चुअली में, किसी ने कोई बात बोल दिया है ऑब्वियसली। चलें तो अपनी आइडियोलॉजी बता दें थोड़ा सा। ठीक है, तो चलें आप बता दें, सही है, फिर आइडियोलॉजी पे बात करते हैं। तो आप सनातनी हैं? ऑब्वियसली सर। ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपका जो रिलीजन है उसकी जो बुनियादें हैं, चलो वो बता दें। हम लोग का पिलर तो वही है सर, हम लोग तो सदियों से हैं एक्चुअली में, देखा जाए तो हम लोगों का तो इतिहास ही अब यहाँ से नहीं कहाँ से है ना? सदियों से तो कुत्ते बिल्ली भी है भाई, सदियों से होने से क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली बोलना चाह रहा था। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, सदियों से कुत्ते बिल्ली भालू बंदर शेर सारे हैं। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि अब इनका भी रिलीजन मानेंगे, इनका भी कोई ना कोई रिलीजन होगा। हाँ, तो अगर मतलब वो आप सदियों से होने का क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दैट मीन? मतलब ये हुआ कि आप कुत्ते बिल्ली बोल रहे हैं, वो क्या ह्यूमन बीइंग में आता है या एनिमल में आता है? मैंने वही पूछा कि सदियों से किसी चीज का होना उसके सही होने की दलील नहीं होती है। रीजन क्या हो सकता है? अगर साइंटिफिक अगर देखा जाए तो क्या साइंटिफिक ये चीज प्रूवन नहीं है क्या? ये तो आप बताएंगे ना, आपने क्लेम किया कि जो चीज सदियों से होगी नहीं है सर, तो बताएंगे इस चीज को, ये तो साइंस ही आपने क्लेम किया ना, तो आप मुझे बताएं कि सदियों से किसी चीज का होना उसके सही होने या उसके सच होने की दलील है, मुझे ये बताएं। हाँ, ये तो ऑब्वियसली साइंस बोलेगा, और साइंस बोल रहा है इस चीज को। किस चीज को? जो हम लोग का रिलीजन का पार्ट है और कितना पुराना है। तो साइंटिफिक सर है, साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। अच्छा, ठीक है। तो अब ये कौन सी साइंस बुक में लिखा हुआ है कि जो चीज सदियों से होगी वो सच होगी? क्योंकि साइंस तो फॉल्सिफाइबल है, साइंस तो सदियों वाली पुरानी चीजों को मानती ही नहीं है। ये तो यहाँ तो कहानी उल्टी है। साइंस हमेशा अपने आप को अपडेट करती है और पुरानी चीजों को रिफ्यूट करती है। एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग जो स्ट्रीम से बात कर रहे हैं, ये साइंटिफिक है या रिलीजियस स्ट्रीम? नहीं, अब आप डाइवर्ट ना करें, मैं पूछ रहा हूँ आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने कहा जो सदियों से होगी वो सच होगी, साइंस इसको कह रही है, इस पर करेंगे बात अब। तो आप मुझे बताएं कि सदियों से जो चीज है उसके सच होने की साइंटिफिक दलील दें। ये उसूल आपका है, मेरा नहीं है। हाँ, तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ जी। तो अब दलील चाहिए मुझे, इधर उधर की बात नहीं, दलील के सदियों से जो चीज होगी इसकी ये साइंटिफिक दलील है कि वो सच ही होगी, दलील। अब आप दलील पूछ रहे हैं, है ना? जी, मैं आपको लॉजिकली ये बोल रहा हूँ, अब भी अगर आप साइंस को रॉन्ग बोल रहे हैं या फिर आप साइंस को नहीं मान कोई हम नहीं बोल रहे भाई, साइंस को रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं। किसने बोल दिया आपके? हम साइंस को तो हम अपनी हम नौकर मानते हैं अपना, और नौकर हमारा बहुत लॉयल नौकर है। बात ये है कि आपने अपने उसूल को साइंटिफिक बोला है, मैं बार बार रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो अपने उसूल को साइंटिफिक बोला है, उसकी मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए कि कैसे ओल्डेस्ट होना ट्रू होने की दलील है, साइंटिफिक। एग्जैक्टली। अभी मैं आपको यही बात पे एक और अब आप पे क्वेश्चन रिवर्स करता हूं। नहीं, इसकी दलील देनी है भाई, इसकी दलील देनी है। क्वेश्चन थोड़ी नहीं बनता, इधर उधर बात पे जवाब बनता है। दलील चाहिए कि ओल्डेस्ट बनता है, इसकी साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट, और आपने कहा साइंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट चाहिए। मुफ्ती साहब, जैसे हम पे जवाब बनता है वैसे आप पे भी तो जवाब बनता हमने तो कोई दावा ही नहीं किया ना, दावा तो आपने आकर किया कि जी हम यूं हैं। तो दावा आपने किया और साइंटिफिक बुनियादों पर किया, तो आई नीड एन एविडेंस, और साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, वरना यू आर वेस्टिंग माय टाइम माय ब्रदर, यू आर वेस्टिंग माय टाइम। नो ब्रदर, इवन आई वांट टू नो, अगर कोई भी चीज ड्रीम के बेसिस पे अगर रिलीजन बनता है। आपने एक दावा किया, हमने कोई दावा आपके सामने नहीं किया। आपने दावा किया कि हम इसलिए सही हैं, हम ओल्डेस्ट हैं, और ओल्डेस्ट के सही होने का भी साइंटिफिक दावा किया, उसकी आपके पास ढेला दलील नहीं है। अब नहीं है तो बिल्कुल है। अच्छा, दीजिए। अब अगली बात सिर्फ दलील होनी चाहिए, वरना मैं मोदी की जगह गोदी लिख दूंगा। अच्छा, आपको दलील इस चीज के दिया जाएगा, यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज को अगर देखते हैं साइंटिफिकली, ठीक है, अभी तो बहुत सारा चीज बन चुका है, मैकेनिज्म वगैरह, जो कि वेरीफाई कर सकता है कि कितना ओल्डेस्ट है करके, ठीक है। अगर हम लोगों का कोई भी इतिहास देखा जाए, कोई भी मंदिर अगर देखा जाए, उस चीज को अगर यहाँ पर प्रूवन किया गया है, तो सालों साल पुराना मंदिर आपको नॉलेज होगा। It's irrelevant. मैं पूछ रहा हूँ, ओल्डेस्ट होना सही होने की, सच होने की दलील है, उसकी साइंटिफिक एविडेंस। आपको साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ आप मुझे बता रहे हैं कि मंदिर जो है 5000 साल पुराना होगा। सही बताओ, सही गलत?
किसी चीज के होने का साइंटिफिक एविडेंस इस बुनियाद पर कि वो ओल्डेस्ट है। आप साइंस को जोड़ रहे हैं किस हिसाब से, पहले मेरे को ये देखा जाए। ये तो आप बताएंगे ना, दावे साइंस वाइंस के आप करते हैं, हम नहीं करते भाई। अब मतलब आप लोग साइंस पे बिलीव नहीं करते? नहीं, साइंस को हम घर का नौकर मानते हैं, साइंस हमारी खिदमत के लिए, हमसे खिदमत ले रहे हैं इस वक्त। मतलब आप साइंस को बिलीव नहीं करते हैं? भाई साइंस है, साइंस बिलीव करने वाली चीज नहीं है, इस्तेमाल करने वाली चीज है। तो साइंस के जो प्रोडक्ट्स हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन ये है कि मुझे साइंटिफिक दलील, लास्ट चांस दे रहा हूं, उसके बाद किक आउट कर दूंगा। साइंटिफिक एविडेंस चाहिए ओल्डेस्ट के सही होने के लिए। अच्छा, आप इस्तेमाल करते हैं, आप सन को इस्तेमाल करते हैं, मून को इस्तेमाल करते हैं। भैया बहुत हो रहा है, पता नहीं क्या है, रैशनलिस्ट भाई सही बंदे नहीं आए यार, पता नहीं कैसे लोग आ रहे हैं। सब ये हेलो आर्कियोलॉजिकल बात कर रहे थे, उससे ओल्डेस्ट का तो पता नहीं, बोल्डेस्ट तो पता, वो लग जाता है। नहीं, ये सारी बातें ये सब की जा सकती थी। असल बात ये है कि एक आदमी ने दावा किया, उसको प्रूव नहीं कर पा रहा है, हम तो फिर वहीं पकड़ लेते ना, आगे क्यों जाए इधर उधर। मुझे लगा मुफ्ती साहब आप सूरज खिलाने वाले हैं किसी को। नहीं, वो सब मैं नहीं करता हूँ, उसूल पर बात करो। जो दावा किया उसको साबित। जी भाई रैशनलिस्ट साहब, सॉरी मुफ्ती आ रही है? मुफ्ती साहब आवाज आ रही है? जी भाई, आप क्या हैं, एथिस्ट हैं? मुफ्ती साहब मैं मुस्लिम था, लेकिन अभी ऐसे पड़ाव पे हूँ कि कुछ शक व शुबहात है, तो उस वजह से वापस भी आना चाहता हूँ, लेकिन एक हिसाब से एक्स बन चुका हूँ, समझो। ठीक है जी, बोलें। तो सबसे पहला मेरा शक व शुबहा ये था कि जैसा कि आपने वो एक एक्स मुस्लिम भाई आए थे, ये भाई से पहले के पहले, कि हर चीज के पीछे हिकमत है, अल्लाह के हर इसके पीछे। तो 11 साल की एक लड़की से एक नबी की शादी कराने की क्या हिकमत थी? 2 हिकमतें हैं। पहली हिकमत तो ये है कि ये बताना कि एक बच्ची का निकाह, यानी एक लड़की का निकाह, उसके लिए जो एज लिमिट है वो अदालत तय नहीं करेगी, बल्कि जब वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर लायक हो जाए निकाह के, तो उसका निकाह कर दिया जाएगा। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत ये है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा चूंकि बिल्कुल इब्तदाई जवानी में, इब्तदाई उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आ गई, यानी अब उनकी उम्र ऐसी है कि जिस उम्र में तरबियत होती है, सीखना सिखाना होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो इल्म दिया उसके बारे में खुद आपने फरमाया कि खुजू निस्फ दीनिकुम अनिल हुमैरा, कि अपना आधा दीन हुमैरा यानी हजरत आयशा से सीखो। इतनी बड़ी वो आलिमा बन गई थी कि उम्महातुल मोमिनीन में कोई नहीं था, और उसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनको आपकी ज़ौजियत में उस अरसे में रहने को मिला जिस अरसे में एक इंसान सीखता है। ये 2 हिकमतें हैं जी। तो अरसे में रहने को मिला तो उसके लिए शादी की जरूरत नहीं थी ना, वैसे भी तो हजरत अबू बकर उनके दोस्त ही थे, तो तालीम तरबियत के लिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ भी है, पब्लिक लाइफ भी है, तो सहाबा को तो पब्लिक लाइफ पता होगी, प्राइवेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी एक कोई आदमी घर में हो, सुनिए, अगर तरबियत देनी है तो किसी से शादी कराने की जरूरत। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि चलो ठीक है, हजरत आयशा की उम्र क्या होनी चाहिए थी निकाह के लिए? निकाह के लिए मिनिमम 18। क्यों मतलब 18 तो होनी चाहिए ना। आप एक सेकंड, आपको बेटी है? नहीं, आपको बेटी है? नहीं है। इमोशनल आर्गुमेंट। 18 क्यों होनी चाहिए? अरे इसलिए क्योंकि वो एक मेच्योर स्टेट में तभी जाएंगी ना। आज आप बोल रहे हैं कि साइंस हमारा नौकर है, आप साइंस के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो साइंस भी ये भी तो कह रहा है कि जब वो 18 साल की हो जाए तभी उसका निकाह होना चाहिए मिनिमम। उसमें जो अगर मुकम्मल हो गई और उसकी 18वीं बर्थडे कल आएगी, आज वो शादी करना चाह रही है, कर सकती है? हाँ कर सकती, क्योंकि अब नियर हो गई ना। एक एवरेज ले लो भाई, इलीगल है। हाँ वो तो कानून के हिसाब से हो गया, वो इलीगल है। अब वो जो देश 18 साल की उम्र है, ये आपको किसने बताया? कानून ने तो बताया ना, या आपको इल्हाम आया था ऊपर से कहीं? हाँ कानूनी बताई। अच्छा, चाइना ने 21 साल कर दी, अब वहां क्या करेंगे? हाँ वही मतलब, हाँ वो भी अब एक कानून के हिसाब से। अच्छा, इसमें अमेरिका के स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स में 14 साल है पेरेंटल कंसेंट के साथ, वहां क्या करेंगे? हाँ सही है, तो वो कानून के हिसाब से देखिए। नहीं, कानून और साइंस ने कहा कि 18 साल में मैच्योरिटी आती है। मैं पूछता हूं कि फिर अमेरिका के सूबे में जहां 14 साल विद पेरेंटल कंसेंट अप्रूव्ड है शादी 14 साल की उम्र में, तो क्या आपको लगता है कि वहां बच्चियों के ऊपर जुल्म हो रहा है? बिल्कुल लगता है जुल्म हो रहा है।
किस बुनियाद पर? बच्ची अमेरिका तो में अब सुनिए बच्ची मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए। यानी वो 14 साल की है, वालिदैन कंसेंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिफिकली कोई मसला नहीं है, पीरियड्स उसको आ रहे हैं, वो यानी अपनी मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट है, आपको क्या मसला भाई? फिर भी मतलब मुझे मसला इस सब एतबार से कि मतलब वो किसी की जोजा बनेंगी तो वो जो जिम्मेदारियां वो नहीं ले पाएंगी, लेकिन ठीक है उसका कंसेंट है, पेरेंट्स का कंसेंट है, लॉ का